हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सत्येंद्र सर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है राउल्ट्स लॉ, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ यूज होता है, इसकी क्या सीमाएं हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हम शुरुआत करने से पहले बताते हैं हम इस नियम को जानें उससे पहले हमें सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ और चीज़ों को जान लेना भी ज़रूरी है। अगर आपने इस टॉपिक को लास्ट तक ध्यान से सुना समझा तो जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको कोई समस्या नहीं होगी, और लास्ट के 2 मिनट में मैं आपको सारा टोटल रिवीजन भी करवा दूंगा इस टॉपिक का। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। क्या है राउल्ट्स का नियम, उससे जानने से पहले सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ें आप सभी जानते हैं कि विलयन बनता कैसे है। तो बताते हैं कि विलय प्लस विलायक के मिलने से बनता है विलयन। अब भाई ये विलय क्या होता है? विलय होता है जिससे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है, और विलायक होता है जिसमें घोला जाता है। और जब विलय को विलायक में घोल दिया जाता है तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। जैसे घर में शरबत बनाते हैं हम लोग, तो चीनी को क्या करते हैं? पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है? विलयन। तो सबसे पहले राउल्ट के नियम में इस चीज़ को जानना जरूरी है कि विलय विलायक के मिलने से बनता है विलयन। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विलय के नेचर के आधार पर, अर्थात इस सॉल्यूट की क्या नेचर है, इस नेचर के आधार पर राउल्ट का नियम बदल जाता है। तो जैसे मैं नेचर की बात कर लेता हूँ, तो सॉल्यूट हो सकता है आपका वाष्पशील हो, या हो सकता है आपका अवाष्पशील हो। अब तुम सोच रहे होगे क्या मतलब है वाष्पशील और अवाष्पशील का? तो वाष्पशील का मतलब है भाई दो चीज़ों को मिलाया तो ऐसे भी जा सकता है कि हम एक पानी ले लें, दूसरा तेजाब ले लें, वही तो मिला सकते हैं। मिलाने के लिए हम चीनी ले लें और पानी ले लें, उनको भी मिला सकते हैं। लेकिन वाष्पशील का मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिससे खुद भी वेपर्स उठती हों तो वो पदार्थ वाष्पशील होता है, और ऐसा कोई पदार्थ जिससे वाष्प ना उठती हो, जैसे चीनी है, नमक है, यूरिया है, ये सारे के सारे अवाष्पशील आ जाते हैं। और वहीं अगर लिक्विड्स की बात करें तो एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, ये सभी हमारे वाष्पशील होते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो वाष्पशील के लिए ना करके अवाष्पशील के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में इस अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम समझाया गया है। तो हम आपको इसी अवाष्पशील कंडीशन के लिए क्या होता है राउल्ट का नियम वो समझाएंगे। तो चलिए राउल्ट के नियम को अवाष्पशील कंडीशन में समझने के लिए कुछ चीज़ें और जानते हैं आपसे। तो आप सभी देख रहे हैं, एक मैंने पात्र बनाया है और इसमें ले लिया है जल। आप जल को जर्नली बॉयल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी वेपर्स उठ रही हैं, भाप उठ रही है। ऐसे करके भाप उठेगी, तो हम जब देखते हैं भाप उठती है तो हमने देखा कि पहले तो बहुत तेज भाप उठ रही थी, तो मान लिया उस समय जो भाप उठती होगी 100 mm उठ रही है। लेकिन जैसे ही इस जल में हम 200 ग्राम चीनी ऐड कर देते हैं तो देखते हैं कि जो भाप थी अब वो थोड़ी कम उठने लगी है, उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाष्प ज़्यादा होगी तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा,
बाष्प कम उठेंगी तो बाष्प दाब भी कम होगा। तो मान लिया कि अब बाष्प दाब घट गया होगा और रह गया होगा 80 mm। तो देखिए भाई, पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर माना हमने था, कितना था 100। जब चीनी को ऐड कर दिया तो वही वेपर प्रेशर घटकर कितना हो गया 80। अब एक बात ये समझिए, जो कमी आई है इसे हम कहते हैं बाष्प दाब अपनमन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस बाष्प दाब अवनमन जो कि कमी आ रही है, काहे की किस तरीके से, मान लो अगर हमारा इसके बाष्प दाब को, विलायक के बाष्प दाब को P0 और विलयन के बाष्प दाब को PS लिख दें, तो ये जो बाष्प दाब में कमी आई थी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS। अर्थात आप 100 में से 80 को घटाएं तो आपको पता लग जाएगा कि कमी कितने की आ रही है, 20 की। तो ये जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, बाष्प दाब अवनमन, जिसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई आप सोच रहे होंगे मैं आपको राउल्ट लॉ पढ़ा रहा हूँ कि बाष्प दाब अवनमन पढ़ा रहा हूँ। तो इसको पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि जब आप धीरे धीरे पहुँचेंगे राउल्ट के नियम पर तो वहाँ जो शब्द यूज होंगे वो इनसे मिलते हुए होंगे, इसी से रिलेटेड होंगे। मेरे समझाने का मतलब बस इतना है। तो हम लोग बाष्प दाब अवनमन समझ लिए, तो राउल्ट के नियम में एक वर्ड और यूज होगा जो कि होता है आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें बाष्प दाब अवनमन को जान लेना है, अब आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन को भी जानना है। तो अभी हमने बताया था कि बाष्प दाब अवनमन होता है P0 माइनस PS, बाष्प दाब अवनमन। अगर इस बाष्प दाब अवनमन को विलायक के बाष्प दाब से भाग कर दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन। तो अब जब आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन समझ लेते हैं तो फिर राउल्ट के नियम को समझने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कि आप समझें, इसे क्या कहते हैं, विलयन का आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन, और आपने पीछे पढ़ा होगा इसे कहते हैं विलय का मोल प्रभाज। क्या कहते हैं, विलय का मोल प्रभाज। तो कुल मिला के अगर राउल्ट के नियम की परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज के। तो हमने आपको बताया भी था कि यदि विलयन कैसा हो, तनु हो, तनु समझते हो, पतला डाइल्यूट हो, तो उस कंडीशन में स्मॉल n का वैल्यू कैपिटल N की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उस कंडीशन में हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल n बटे कैपिटल N। ये भी राउल्ट का नियम है, लेकिन ये है हमारे तनु विलयनों के लिए। किसके लिए है, तनु विलयनों के लिए। अब हमें राउल्ट के नियम पर आधारित अगर आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना है तो हम इससे भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो अब हम इन मोलों को भी भार और अणुभार के टर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देख लो आप भाई। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, अगर ये स्मॉल है तो इन्हें स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल w स्मॉल m, कैपिटल N है तो कैपिटल W कैपिटल N। चेंज कर लेते हैं, पद सही कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो P0 माइनस
पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्लू। कैपिटल एम नीचे से ऊपर पहुंच जाता है, कैपिटल डब्लू, और स्मॉल एम ऊपर से नीचे आ जाता है। ये जो है ये है राउल्ट का नियम। इससे भी, इस सूत्र से भी हम न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। अब राउल्ट का नियम हो गया तो उसके बाद में होती हैं सीमाएं। राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं? सीमाएं मतलब लिमिटेशंस क्या है? ये नियम किन विलयनों पर लागू होता है, किन विलयनों पर लागू नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है। तो पहली सीमा होती है कि ये नियम आदर्श विलयनों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? आदर्श विलयनों पर लागू होता है। दूसरी बात करें, ये नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जिनमें सल्यूट सॉल्वेंट से या सल्यूट सल्यूट से आपस में क्रिया कर लेता है। वहीं तीसरी बात करें तो ये नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता जिनमें सल्यूट डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है या संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप किसी को समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। बाकी एक बार मैंने कहा था कि लास्ट में आपको राउल्ट के नियम को विधिवत समझाऊंगा, तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मैंने कहा था राउल्ट के नियम को जानने से पहले हमने आपको कुछ बातें बताई थी कि वाष्पदाब क्या होता है, वाष्पदाब अवनमन क्या होता है, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन क्या होता है। फिर हमने राउल्ट के नियम को बताया था। तो आपको पता चला था कि वाष्पदाब अवनमन, मैंने कहा था कि अगर विलायक में किसी विलय पदार्थ को मिला दें तो वाष्पदाब में जो कमी आती है वो क्या कहलाती है? वाष्पदाब अवनमन कहलाती है। और आने वाली उस कमी को जब विलायक के वाष्पदाब से भाग कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन जब विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर हो जाता है तो यही नियम क्या कहलाता है? राउल्ट का नियम, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। क्लियर? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो, बहुत ज़्यादा पतला हो, तो उस कंडीशन में इस स्मॉल एन मतलब सॉल्यूट के मोल, इनको हम वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन मान लेते हैं। अर्थात ये विलायक की तुलना में जब बहुत कम होगा तो हम इसे छोड़ देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं अपने सूत्र को इस फॉर्म में। अब ये विलय के मोल हैं, ये विलायक के मोल हैं, इनको भी हमने कन्वर्ट कर लिया भार बटे अणुभार के टर्म में। तो जिसे हम दोबारा से रीअरेंज करके एक नया सूत्र बना देते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ये राउल्ट के नियम का वह सूत्र है जिससे हम इस नियम पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।